हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुर्म के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही खौफनाक कहानी है। तारीख 23 जून 2018 दिन के लगभग 1 बजे दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक सड़क पर खून से लथपथ एक महिला की लाश मिलती है। जहाँ पर ये लाश मिली थी, वो आर्मी कैंट एरिया के बेहद करीब था। ऐसे संवेदनशील इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। तुरंत जांच पड़ताल शुरू होती है। शुरुआती कुछ घंटे तक तो लाश की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मरने वाली महिला कोई मामूली महिला नहीं थी। ये एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल और कत्ल की वजह तलाश करने में लग जाती है। फिर पुलिस जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो आखिर मरने वाली महिला कौन थी? कातिल कौन था? कातिल कैसे पकड़ा जाता है? कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं इस पूरी वारदात के बारे में। कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र सड़क पर खून में डूबी मृत महिला पर पड़ती है। आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता था कि महिला को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया है। पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जाँच आगे बढ़ाती है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घटनास्थल पर तुरंत फोरेंसिक टीम को भी बुलाती है। फोरेंसिक टीम के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये हिट एंड रन का मामला नहीं था, बल्कि महिला की पहले हत्या की गई थी, फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शरीर पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। क्योंकि फोरेंसिक टीम जब मृत महिला के शरीर की जांच करती है तो उन्हें महिला की गर्दन पर गहरे घाव के निशान मिलते हैं और उन निशान को देखकर फोरेंसिक एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि किसी तेज हथियार से पहले महिला का गला रेता गया है और फिर उसे यहाँ फेंकने के बाद उसके शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। पुलिस को शक होता है कि शायद ये हत्या रॉबरी या यौन असॉल्ट की वजह से हो सकती है, इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है। लेकिन पाया जाता है कि महिला ने जो भी गहने पहने हुए थे सब के सब सही सलामत थे और किसी तरह के यौन असॉल्ट के भी सबूत नहीं मिलते थे। महिला के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। उसके पास में मोबाइल भी नहीं था। पुलिस मामला दर्ज करती है और इसकी पहचान करने की कोशिश में लग जाती है। महिला की लाश लगभग 1 बजे दिन में मिली थी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी मृत महिला की पहचान नहीं हो पाती है। दिल्ली के दूसरे पुलिस थाने में भी मृत महिला की तस्वीर भेज दी जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली ही रहते हैं। अभी पुलिस कोशिश कर ही रही थी कि शाम के लगभग 4 बजे नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को कहता है कि दिन में मेरी पत्नी बाहर निकली थी मगर अब तक नहीं आई है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। इस व्यक्ति की पूरी बात सुनकर पुलिस वाले उसी मृत महिला की तस्वीर उस व्यक्ति को दिखाते हैं। उस तस्वीर को देखते ही वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यही है मेरी पत्नी। गुमशुदगी की शिकायत लेकर आया हुआ ये व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे और वो मृत महिला उनकी पत्नी थी, जिनका नाम शैलजा द्विवेदी था। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थी। इनकी शादी कुछ वर्ष पहले इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी से हुई थी। इनका एक 6 साल का बच्चा भी था। शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ दिल्ली में ही आर्मी क्वार्टर में रहा करती थी। शैलजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने कई मशहूर ब्यूटी कंपटीशन में भाग भी लिया था और कई ब्यूटी कंपटीशन इन्होंने जीते भी थे। शैलजा ने मॉडलिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाया था। लाश की पहचान मेजर की वाइफ शैलजा द्विवेदी के रूप में होने की वजह से ये बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं
और जल्द से जल्द हत्या की वजह और हत्यारे की तलाश में लग जाते हैं। पूछताछ का सिलसिला सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति मेजर अमित द्विवेदी से ही होता है। अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले उनकी वाइफ शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके पैर में चोट लग गई थी। पैर में लगातार दर्द रहने की वजह से वो अपना इलाज करवाने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में जाती थी, जहां से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी गई थी। अमित द्विवेदी आगे बताते हैं कि शैलजा पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां इलाज के लिए आ रही थी। रोज़ की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर ने ही आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से शैलजा को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर रोज़ की तरह उन्हें हॉस्पिटल से लेने आया तो अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई कि आज तो शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए आई नहीं है। इस बात की जानकारी ड्राइवर मेजर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद मेजर अमित द्विवेदी शैलजा के नंबर पर फ़ोन करते हैं, मगर वो स्विच ऑफ आता है। फिर अमित द्विवेदी शैलजा के दोस्तों रिश्तेदारों तक को फ़ोन करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई शैलजा का पता नहीं मिलता। इसी के बाद अमित द्विवेदी नारायणा पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां वो फ़ोटो के जरिए अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहां शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश देखकर अमित द्विवेदी पहचान की पुष्टि करते हैं। अब पुलिस एक गुत्थी तो सुलझा चुकी थी और उस महिला की पहचान हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि इस महिला की हत्या किसने और क्यों की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, तो इस पर अमित द्विवेदी ने इंडियन आर्मी के मेजर निखिल रॉय हांडा पर अपनी पत्नी की हत्या का शक जताया था। अब सबसे पहले पुलिस मेजर निखिल रॉय हांडा के बारे में जानकारी निकलवाती है, तो पता चलता है कि मेजर निखिल रॉय हांडा की पोस्टिंग तो मेरठ कैंट में है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले उसे हॉस्पिटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए जाया करती थी। कुछ ही देर की मेहनत के बाद पुलिस देखती है कि अस्पताल के बाहर जैसे ही शैलजा द्विवेदी अपनी गाड़ी से उतरती है, दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आती है और उस कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और थोड़ी देर शैलजा से बात करता है और फिर दोनों उसी कार में बैठकर निकल जाते हैं। कार के बाहर निकलते हुए उस व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी मेजर निखिल हांडा के तौर पर करते हैं। मेजर निखिल हांडा की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री से भी पता चलता है कि जिस समय सड़क पर शैलजा द्विवेदी की लाश मिली थी, तो उससे कुछ ही देर पहले तक शैलजा और मेजर निखिल हांडा का लोकेशन एक ही जगह का था। इसके अलावा इसी दिन यानी 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच इन दोनों की कई बार फ़ोन पर बात हुई थी। इन सब के बाद पुलिस की टीम मेजर निखिल हांडा की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी उसका पता नहीं चलता है। इसके बाद अगले दिन यानी 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ काबिल ऑफिसर्स के नेतृत्व में 6 टीम बनाई जाती हैं और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा को पकड़ने का काम दिया जाता है। पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर छापेमारी करती रहती है, मगर कहीं भी मेजर हांडा का पता नहीं चलता है, क्योंकि मेजर हांडा की पोस्टिंग मेरठ में थी। इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देती है। जांच में इसी रूट के एक टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी में वो कार दिखाई देती है जो कार दिल्ली आर्मी के अस्पताल के बाहर दिखाई दी थी। अब पुलिस की टीम मेरठ के लिए निकल जाती है। इधर पुलिस की जांच पड़ताल में खुलासा होता है कि मेजर हांडा के पास एक और मोबाइल है, जिसका नंबर बहुत ही कम लोगों के पास है। पुलिस मेरठ के आर्मी बेस कैंप पहुंच जाती है। यहाँ पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि बस अभी थोड़ी देर पहले ही निखिल हांडा यहाँ से निकले हैं। पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिस रास्ते पर निखिल हांडा निकले थे। कुछ ही दूरी पर मेजर निखिल हांडा की कार दिखाई देती है। पुलिस वाले पीछा करते हुए उस कार को रोकते हैं और फाइनली मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस निखिल हांडा को लेकर दिल्ली आ जाती है और यहाँ पूछताछ का सिलसिला अब शुरू होता है। इस पूछताछ में जो कुछ भी खुलासा होता है उसके बारे में जानकर
हर कोई हिल जाता है। पहले तो निखिल हांडा शैलजा की हत्या या फिर उसे पहचानने से इनकार करता है, मगर जब पुलिस उसे सबूत दिखाती है तो मेजर हांडा धीरे धीरे राज उगलना शुरू कर देते हैं। मेजर हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उसकी मुलाकात 2015 में तब हुई जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी की भी पोस्टिंग यहीं पर थी। यहाँ मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे, जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी और अपने बच्चों के साथ रहते थे। साथ में ड्यूटी करने की वजह से दोनों मेजर की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल हांडा मेजर अमित द्विवेदी के घर जाते हैं। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात शैलजा द्विवेदी से होती है। यहीं पर दोनों में बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन दोनों में फिर बातचीत भी होने लगती है। बीते समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी गहरी हो जाती है और बातचीत भी पहले से कहीं ज़्यादा होने लगती है। पहले निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी की मुलाकात कभी कभी होती थी और ज़्यादातर ये दोनों फ़ोन पर ही बात किया करते थे, लेकिन एक समय बाद इन दोनों में वीडियो कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शैलजा और निखिल हांडा तब वीडियो कॉलिंग किया करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी ड्यूटी पर होता था। शैलजा उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी कि उनकी पत्नी हमेशा निखिल हांडा से बात किया करती है। ऐसा 2015 से 2018 के शुरुआती महीने तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब शैलजा निखिल हांडा से वीडियो कॉलिंग कर रही थी, तभी मेजर अमित द्विवेदी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा को काफ़ी डांटते हैं और इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा भी होता है। अमित शैलजा को हिदायत देते हुए कि तुम आज के बाद कभी भी निखिल हांडा से बात नहीं करोगी, और निखिल हांडा से भी मुलाकात करके अमित द्विवेदी कहते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखोगे, वरना बहुत बुरा होगा। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक इस घटना के बाद कुछ महीनों तक तो उन दोनों की फ़ोन पर बातचीत बंद रहती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस घटना के कुछ ही समय बाद 2018 के अप्रैल में अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है और अमित द्विवेदी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाते हैं और आर्मी क्वार्टर में ही रहने लगते हैं, जबकि निखिल हांडा का इनसे पहले ही मेरठ बेस कैंप में ट्रांसफ़र हो जाता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग के दौरान जब से अमित द्विवेदी ने शैलजा को पकड़ा था, उसके बाद से शैलजा निखिल से कुछ महीनों तक तो बिल्कुल बात नहीं करती थी, लेकिन निखिल के जोर देने पर इन दोनों ने एक बार फिर से बातचीत शुरू कर दी थी, मगर शैलजा अब पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दिया करती थी। शायद शैलजा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मई 2018 में स्थिति ऐसी हो जाती है कि शैलजा अब निखिल के फ़ोन को इग्नोर करने लगती है। इन सब के बावजूद निखिल फ़ोन करना बंद नहीं करता है और अब शैलजा पर अपने पति अमित को छोड़ने का दबाव बनाने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं तुमसे ही शादी कर लूँगा। कमाल की बात तो यह थी कि निखिल हांडा ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। इसके बावजूद निखिल हांडा अब शैलजा द्विवेदी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जून 2018 में ऐसा होता है कि शैलजा अब अमित द्विवेदी का फ़ोन उठाना लगभग बंद ही कर देती है। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो आर्मी अस्पताल में अपना इलाज करवाती है। इस बात की जानकारी निखिल हांडा को भी लगती है, क्योंकि अब शैलजा ने निखिल का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। इसलिए निखिल 2 जून 2018 को मेरठ से दिल्ली आता है और ख़ुद को माइग्रेन का मरीज़ बताते हुए उसी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाता है, जहां शैलजा रोज़ फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आया करती थी। निखिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शैलजा से मुलाकात हो सके। हालांकि उसकी ये चाल कामयाब नहीं होती है और शैलजा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। इसके बाद निखिल नई चाल चलता है।
और अब वह अपने बेटे को मरीज बनाकर अस्पताल में ज़बरदस्ती भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि वो अपने बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रुक सके और शैलजा से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी यूनिट से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है और वो अब अस्पताल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढ रहा था। उसकी ये चाल कामयाब हो भी जाती है और एक दो बार शैलजा से उसकी मुलाकात हो भी जाती है। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। निखिल हांडा के बयान के मुताबिक जब शैलजा फ़ोन पर बात करने के दौरान अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक दिन निखिल शैलजा से फ़ोन पर बताता है कि कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फ़ोन करके परेशान नहीं करूँगा। और इसी के बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा आर्मी अस्पताल में रोज़ की तरह फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आती है, तो इस बार वो अस्पताल के अंदर जाने की बजाय बाहर ही रुक जाती है। यहाँ प्लान के मुताबिक निखिल हांडा अपनी होंडा सिटी कार लेकर आता है और फिर उसी कार में शैलजा बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोक देता है और एक बार फिर से कार में ही इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ निखिल हांडा शैलजा पर शादी का दबाव बनाने लगता है। मेजर निखिल हांडा शैलजा को लेकर इतना पागल हो चुका था कि वो कार के अंदर से ही अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। इसके बाद निखिल हांडा शैलजा से कहता है कि तुम भी अपने पति से बस जितनी जल्दी हो सके तलाक ले लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी से तलाक लेने के लिए मना कर देती है। इस बात को लेकर कार के अंदर ही शैलजा और निखिल हांडा के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान शैलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम बस एक अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और फ़ोन करना बंद नहीं किया तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ़ शिकायत करवा दूंगी और तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। इतना सुनते ही निखिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जवाब में शैलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर तुम किसी की भी नहीं रहोगी। बस इसी के बाद वो एक झटके में शैलजा की गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पल चाकू से शैलजा के गर्दन पर वार करना शुरू कर देता है। शैलजा द्विवेदी चाहकर भी निखिल की पकड़ से नहीं निकल पाती है और चाकू की वार की वजह से कार के अंदर ही दम तोड़ देती है। शैलजा को मारने के बाद निखिल समझ नहीं पाता है कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। उसे डर सताने लगता है कि अगर लाश को इस तरह कार में रख कर ज़्यादा दूर गया तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो वहीं पर लाश को पहले गाड़ी से नीचे गिराता है और फिर कई बार अपनी कार को शैलजा के शरीर पर और ख़ास तौर पर उसके चेहरे पर चढ़ाता है ताकि ये हत्या के बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और उसकी पहचान को भी मिटाया जा सके। लेकिन शैलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निखिल हांडा शैलजा का मोबाइल ले लेता है और कुछ दूरी पर जाकर एक कचरे के डब्बे में उसे डाल देता है। इसके बाद वो दिल्ली के उसी घर में जाता है जहां वो पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था। यहाँ आकर वह सबसे पहले नहाने चला जाता है। इसके बाद निखिल तैयार होकर फिर से उसी आर्मी अस्पताल के बाहर जाता है ताकि वहाँ के हालात का जायज़ा ले सके। सब कुछ शांत देखकर वह अब सबूत मिटाने की नीयत से कार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। कार के टायर में काफ़ी खून लगा हुआ था, इसलिए निखिल जल्द से जल्द कार को धुलवाने के जुगाड़ में लग जाता है। लेकिन उसे डर सताने लगता है कि अगर दिल्ली में गाड़ी को धुलवाने गया तो शायद वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो मेरठ चला जाता है। निखिल हांडा को लग रहा था कि कार को ठिकाने लगाकर वह आराम से बेस कैंप में ही छिपा रहेगा, लेकिन पुलिस की तेज़ी के सामने निखिल हांडा की हर चाल फेल हो गई थी और आखिरकार वो पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पूछताछ के साथ साथ पुलिस
हत्या के सबूत जुटाने भी शुरू कर देती है और इसी सिलसिले में सबसे पहले मेजर हांडा की कार से 2 चाकू बरामद कर लिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल शैलजा का गला रेतने में किया गया था। इसके बाद पुलिस दोनों के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि निखिल हांडा ने पिछले 6 महीनों में शैलजा को 3352 बार कॉल किया था। इस दौरान इन दोनों की कई बार काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन निखिल हांडा ने शैलजा की हत्या की थी, उसी दिन वह शैलजा को सुबह 10 बजे से ही लगातार कॉल कर रहा था और उसने आखिरी कॉल 12 बजे किया था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस कई दिनों की कोशिश के बाद शैलजा का वो फ़ोन भी एक कचरे के ढेर से बरामद कर लेती है, जिसे निखिल ने शैलजा की हत्या करने के बाद चुराकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। निखिल इस हत्या को आवेश में आकर अचानक से की गई हत्या के तौर पर बताता है, लेकिन पुलिस जब निखिल हांडा के फ़ोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि निखिल हांडा ने इस हत्या वाली रात से ठीक पहले वाली रात इंटरनेट पर कई बार टू कॉल समवन लिखकर सर्च किया था। इसके अलावा उसने सबूत मिटाने के त्रिकोण के बारे में गूगल सर्च किया था। निखिल ने यूट्यूब पर भी हत्या करने के त्रिकोण से जुड़ी कई वीडियो देखी थी। इन सभी सबूत से पता चलता है कि निखिल ने हत्या का प्लान पहले से ही तय कर लिया था। शैलजा की नज़र में निखिल से उसकी मामूली दोस्ती थी, लेकिन निखिल हांडा इस दोस्ती को प्यार समझने लगा था। एक तरफ निखिल हांडा शैलजा से प्यार का दावा करता था, दूसरी तरफ पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि निखिल हांडा 2 मोबाइल फ़ोन रखता था। एक मोबाइल में उसकी अपनी असली नाम और पहचान के साथ फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ था, जबकि उसने जो दूसरा मोबाइल रखा हुआ था उसका इस्तेमाल एक फ़र्जी फेसबुक आईडी चलाने के लिए करता था। उस आईडी में निखिल ने खुद को दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया हुआ था। वह उस आईडी के जरिए लड़कियों को फंसाता था, यहाँ तक कि जिस दिन उसने शैलजा की हत्या की थी उस समय तक वो 2 लड़कियों के साथ संपर्क में था और हत्या वाली रात उसने काफ़ी देर तक उन लड़कियों से बात भी की थी। फ़िलहाल निखिल हांडा सलाखों के पीछे है और अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। वैसे अभी तक कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है और अब भी केस की सुनवाई चल ही रही है। तो इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।